हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। DSSS का पेपर कर रहे थे हम। 4 पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम 5th पार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन है 136। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन। देखो, कैश सेल्स को किस में रिकॉर्डेड करोगे? सेल्स के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? कैश। कैश सेल्स किस में रिकॉर्डेड होगी? कैश बुक में। अगर क्रेडिट सेल्स होता तो या आप मुझे बताओगे? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, +1 का क्वेश्चन है। क्रेडिट सेल्स किस में रिकॉर्ड करेंगे या आप बताओगे? कमेंट में मेरे को बताना। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी। रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, देखो नॉन प्रॉफिट नाम ही बता रहा है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं खोले जाते हैं, जैसे NGO हो गए। तो इसमें जो ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ये। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो ये पूछ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कौन सा अकाउंट है? ठीक है, ये हमारा देखो रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स कितना कैश आया, ठीक है, और कितना कैश गया। ठीक है, कितना कैश आया और कितना कैश गया। ठीक है, कैश क्या होती है हमारी? एसेट, रियल एसेट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है रियल अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हम क्या दिखाते हैं? इनकम और खर्चे। इनकम और खर्चे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ गुड में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस एंड सैलरी और सेल्समैन कमीशन। देखने से ही पता चल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, फिर भी लिखा हुआ है मैंने, देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? रेफर्स टू डायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय ए कंपनी। डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? मटेरियल है, लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएट द गुड्स है। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, सेल्स फोर्स कॉस्ट। देखो, सेल्स फोर्स मीन्स सेल्समैन कमीशन इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सेल्समैन कमीशन इसमें नहीं आएगी। ठीक है, एक्सक्लूड है ना। देखो यहाँ इसमें किया भी हुआ है, देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, वेजेस, फ्रेट, इनवर्ड। देखो इनवर्ड आएगा इसमें, आउटवर्ड नहीं आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड आ गई। ठीक है, उसने तो ये पूछा है क्या इंक्लूड है क्या नहीं, तो सेल्समैन कमीशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग। देखो भाई, आपकी अपनी कंपनी है, ठीक है, आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, आपका अपना बिजनेस, आपने गुड्स सेल किया। ठीक है, क्या कह रहा है ये? रिटर्निंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया? गुड्स परचेज किया था किसी से। ठीक है, बिजनेस है, गुड्स आ रहा है आपके बिजनेस में। ठीक है, परचेज, सेल भी होगा परचेज भी होगा, तो हम परचेज का ले रहे हैं। आपने बिजनेस में क्या किया? परचेज किया, आपके बिजनेस में गुड्स आ गया। फिर आपको लगा कि गुड्स सही नहीं है, या जो आपने कहा था वो गुड्स नहीं है, या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपने वापस क्या कर दिया? वो गुड्स जो परचेज किया था वो वापस कर रहे हो। ठीक है, परचेज किया था जो गुड्स वो क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो, वापस कर रहे हो। जब आपने यहाँ गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो आपने इसके पैसे देने हैं। पैसे देने हैं तो आपके ये क्रेडिटर हो गए। ठीक है, क्रेडिटर हो गए 20,000 के। ठीक है, लेकिन 5,000 का सामान आपने वापस कर दिया। अब आप उसको 20,000 थोड़ा ना दोगे, अब काट के ही दोगे ना। 5,000 तो काट लोगे, क्योंकि वो रिटर्न आपने वापस कर दिया ना, रिटर्न कर दिया। तो 5,000 काटोगे, तब उसको आप कितने दोगे? 15 दोगे। जो ये 5,000 से पहले आपने क्रेडिट कर रखा था 20 से, अब उसको 5 से क्या कर दोगे? डेबिट। तो उसको आप क्या दोगे? डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या है, डेबिट नोट क्या है? देखो, डेबिट नोट इज इशूड व्हेन देयर इज ए परचेज रिटर्न। ठीक है, जब बिजनेस आपका है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जब आपका बिजनेस है तो आपने परचेज रिटर्न कर दी तो डेबिट नोट दोगे आप। ठीक है, और क्रेडिट नोट कब दोगे? जब आपके पास सेल्स रिटर्न होगी। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर प्रॉफिट है तो वो खर्चा दोगे, प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं दोगे, ठीक है। ये प्रॉफिट के बाद होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ओनर्स के लिए। तो देखो अगर डिविडेंड जब देंगे अगर प्रॉफिट है, नहीं है तो हम नहीं देंगे, तो आंसर आएगा हमारा प्रोविजन फॉर डिविडेंड। बाकी डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स ये आप पी एंड एल में दिखाते हो इसको, ठीक है, इसको पी एंड एल में दिखाते हो क्योंकि ये बिजनेस के हैं। चाहे लॉस हो जब भी आप दिखाओगे डेप्रिसिएशन, ये डाउटफुल डेट, लेकिन डिविडेंड को नहीं शो करोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डेप्रिशिएटेड, क्या डेप्रिशिएट नहीं होता। देखो ये एक्सेप्शन है, बिल्डिंग भी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है, प्लांट एंड मशीनरी भी होती है, ऑफिस इक्विपमेंट भी होते हैं, बट जो लैंड है, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज मानी जाती है। तो ये एक्सेप्शन है, इसकी वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट नहीं होती। यहाँ नोट है, ठीक है, नोट, नोट डेप्रिशिएटेड लैंड। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, देखो आपकी अपनी कैपिटल है तो आप उसका इंटरेस्ट क्या होगा। देखो जो आपके अपने रिसोर्सेज है, देखो आपका अपना घर है, ठीक है, आपका अपना घर है, तो कभी आपने देखा आपने अपने घर का कभी रेंट दिया हो, या आपके पेरेंट्स ने कभी किसी को रेंट दिया हो, नहीं ना, क्योंकि ये आपकी अपनी चीज है, अपनी चीज का हम रेंट नहीं देंगे। लेकिन ये कह रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कॉस्ट होती हैं, एक तो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। दो कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्स, एक्स का मतलब बाहर गई, जो जो आपकी पॉकेट में से जाएगा, आउट ऑफ पॉकेट, जो आपकी पॉकेट में से जाएगा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे आपके अपने घर का रेंट हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, इसके कई नाम है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गया, इसी को नोशनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे क्या है ये इमेजिनरी कॉस्ट, पेमेंट इज नॉट मेड टू अदर्स, देखो ये लाइन देखो, पेमेंट इसकी किसी दूसरे को नहीं की जानी है, ठीक है। जैसे आपका बिजनेस है तो आपकी बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग है, तो आप उसका किसी को रेंट नहीं दोगे, ठीक है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड भी नहीं करते, बट डिसीजन लेने में ये इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसको देखना पड़ता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को, क्योंकि डिसीजन में हेल्प करती है ये, ठीक है। संक कॉस्ट वो जो डूब चुकी है, जो पास्ट में आप कर चुके हो। कैश कॉस्ट जो कैश में दिया है आपने, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट नहीं होता ये। प्राइम कॉस्ट मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ आपको। मेरिट रेटिंग हेल्प्स द फ्लोइंग एक्सेप्ट, मेरिट रेटिंग भी हम कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट पूछा हुआ है। डिटरमाइनिंग राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल आप परफॉर्मेंस को देखोगे, कोई पर्सन की बार बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको पता चल जाएगा ये तो या जॉब नहीं कर पा रहा, या इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तो हो गया। डी लिंकिंग रिवार्ड्स विद मेरिट्स, डी लिंकिंग कह रहा है नहीं, ये हमारा आंसर है एक्सेप्ट। डी लिंकिंग नहीं आता, इसमें लिंक करते हैं रिवार्ड्स को मेरिट के साथ, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, डी लिंकिंग नहीं आएगा, बाकी सारे ही आएंगे। सिंप्लीफाइंग वेज स्ट्रक्चर है, इंप्रूविंग लेबर रिलेशन, ये सब आएगा। नेक्स्ट है नॉन मोनेटरी इंसेंटिव में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉन मोनेटरी की बात हो रही है यहाँ पे, देखो एक होते हैं मोनेटरी और एक होते हैं नॉन मोनेटरी, ठीक है। मोनेटरी होते हैं इंसेंटिव, मोनेटरी वो जो कैश में दिए जाएंगे, सिंपल मनी, देखो नाम ही है मनी। उसका नॉन, ये गलत लिख दिया थोड़ा, ये आएगा नॉन मोनेटरी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नॉन मोनेटरी आएगा। नॉन मोनेटरी क्या होते हैं, जो कैश में नहीं दिए जाएंगे, सिंपल, तो कैश में नहीं दिए जाएंगे, किसी अदर फॉर्म में दिए जाएंगे, इन अदर फॉर्म्स में दिए जाते हैं। अदर फॉर्म्स में कैसे, जैसे आपको कोई गाड़ी मिल गई, आपने कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कार दे दी, ठीक है, तो ये नॉन मोनेटरी बेनिफिट हो गया। आपके हेल्थ केयर का कोई बेनिफिट दे दिया उन्होंने आपको, ठीक है, कुछ भी कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारे नॉन मोनेटरी होते हैं। तो देखो हेल्थ एंड सेफ्टी नॉन मोनेटरी है, हाउसिंग आपको घर दे दिया नॉन मोनेटरी, एजुकेशन ट्रेनिंग दे दी नॉन मोनेटरी। लेकिन डियरनेस अलाउंस क्या होता है, इट इज मोनेटरी। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये मोनेटरी होता है, जो जॉब कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा। द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज, बेसिक रिसर्च कॉस्ट, देखो रिसर्च की कॉस्ट किस में आएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ओवरहेड और पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट को क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, ये क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। देखो कॉस्ट जो है रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई ऑपरेशन के मेथड से, टेक्निक से रिलेटेड कोई कॉस्ट है, और बेसिक रिसर्च कॉस्ट है
वो किस में आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। वो किस में आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स आर टोस्ट 5 टाइम्स। देखो 2 पॉइंट टोस्ट किए 5 टाइम, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ हेड्स। इवन नंबर पूछ रहा है अभी हेड के, यानी कि इवन नंबर में 2 कॉइन्स फेंके, 2 4 6 ऐसे 8। ठीक है, देखो एन कितने हैं हमारे पास, 2 कॉइन टॉस करने हैं कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमारा एन आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। फॉर्मूला ये लगाना है, पी मीन्स हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, क्यू मीन्स अगर टेल आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2 है। और इसमें आर निकालना पड़ेगा हमें। इवन नंबर 10 तक आएगा ना, 10 कॉइन 10, ये 2 इंटू 5 10 नंबर्स हो गए, तो 2 4 6 8 10। ठीक है, तो क्यू निकाल लो, ये 5 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, 5 नंबर हो गए। तो क्यू निकाल लो, 10 में से 5 गया, 5 लग 1 3। ओड नंबर कितने हो सकते हैं, 1 3 5 7 9, 5 हो गए। और जो इवन नंबर है वो भी कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, n 10 c r 5 हो गया हमारे पास, ये भी 5 ये भी 5। ठीक है, इंटू p, p हमारे पास कितना हो गया, हाफ r5 इंटू क्यू, क्यू हमारे पास कितना हो गया 1/2 n माइनस आर, n कितना है 10, 10 माइनस 5 तो कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो गया 1/2 की 5, 1/2 की 5 हो गया 32, ये भी कितना हो गया 32। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे 10c5 को कैसे, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n कितना है हमारे पास 10, 10 9 8 7 6। आगे मैं नहीं कर रही, सीधा 5 फैक्टोरियल लिख रही हूँ क्योंकि कट जाएगा, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। r कितना है 5 फैक्टोरियल, देखो ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, इसलिए मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया। तो n माइनस आर 10 माइनस आर 5, 5 को खोल दो, 5 4 3 और 2, 3 2 6, ये 6 गया, ये हो गया 4 2 5 पे ये 2 18 6 36, 36 इंटू 7 254। ठीक है, 254 52 सॉरी, 7 हाँ 42। ठीक है, 252 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा 0.25। ठीक है, in a map 2 centimeter denotes a distance of 3 kilometer, then the scale in the map। देखो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, इन्होंने पता नहीं कैसे दे दिया। देखो यहाँ पे क्या है भाई, सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है किलोमीटर, तो मेजरमेंट की जो यूनिट है ये इक्वल नहीं है। तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि कंपैरिजन जब भी होता है जब यूनिट्स इक्वल हो, ये यूनिट्स इक्वल नहीं है। तो देखो पहले किलोमीटर को मैं ले आई मीटर में, ठीक है, फिर मैं मीटर को ले आई सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको 3 को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख, ये आ गया 3 लाख। और वो तो सेंटीमीटर है ही मेरे पास, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 लाख सेंटीमीटर है। तो अब इनकी रेशियो आ जाएगी 1, इनको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1 150। ठीक है, वैसे इस टाइप के आते नहीं है क्वेश्चन। पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस। देखो पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस किस केस में दिया जाएगा, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट या एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू और नोट एन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर। ये भाई देखो माइनर को क्या होता है, माइनर पे ना केस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो माइनर प्रॉफिट के लिए इंक्लूड होता है। अगर माइनर मेजर बन गया, यानी कि वो 18 साल का हो गया और वो बिजनेस में पार्टनर ही बने रहना चाहता है, तो नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या इंक्लूड नहीं है, ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द फर्म,
ट्रेडमार्क तो देखो हमारी इंटेंजिबल एसेट है ही। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फॉर द फर्म, ठीक है, फर्म ने ली है प्रॉपर्टी, ये भी फर्म की होगी। गुडविल, गुडविल भी होती है, बैलेंस शीट में देखते हैं ना ये ट्रेडमार्क गुडविल। प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर, देखो जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो इसमें फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी। Where the unpaid seller has obtained a decree for the price of goods, the right of lien, या lien भी इसको दो कई lien भी कहते हैं, कोई lien भी कहते हैं, जो भी आप बोलते हो, can be exercised is loss at the option of the court, at the option of the is at the option of seller। देखो जो ये अनपेड सेलर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए अनपेड सेलर क्या होता है। ठीक है, आपका बिजनेस, मैंने आपसे लिया गुड्स, ठीक है, मैंने आपसे गुड्स ले लिया, मैंने कह दिया, आपने गुड्स भेज दिया, ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं तो आपकी पेमेंट ही नहीं करती, ठीक है। जब बायर पेमेंट करने से मना कर देता है, जब व्हेन बायर रिफ्यूज टू पे, देन द सेलर इज कॉल्ड अनपेड सेलर, ठीक है। मैंने मना कर दिया पे करने से, मैं बायर, मैंने कहा मैं नहीं दे रही पैसा, तो आप क्या होगे, अनपेड सेलर होगे, ठीक है। देखो सिंपल ये है, पेड अनपेड, जिसको पेड नहीं किया, सिंपल नाम से ही है। तो अनपेड सेलर को क्या होते हैं, इसको राइट्स मिलते हैं, दो राइट्स मिलते हैं, एक मिलता है राइट मिलता है अगेंस्ट गुड, राइट अगेंस्ट गुड्स मिलता है, और एक मिलता है राइट अगेंस्ट बायर, राइट अगेंस्ट, मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ, ये पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये यूजीसी का पूरा एक टॉपिक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। आप देखो एमसीक्यू में मैं कितना बता पाऊंगी, तो शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। राइट अगेंस्ट बायर मिलेगा, उसके दो राइट मिलेंगे अनपेड सेलर को, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। बायर के अगेंस्ट क्या कर सकता है भाई, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस का कर सकता है। और राइट अगेंस्ट गुड्स में भी दो आती हैं आगे कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो गुड्स क्या हुआ, उसकी पोजेशन से चला गया, और एक गुड्स उसकी पोजेशन में है, तो इसमें कौन सा राइट मिलेगा उसको, अगर गुड्स उसी की पोजेशन में है तो ठीक है, तो वो उसको उसके अलावा उसमें क्या कर सकता है, वो रास्ते में रोक सकता है, अगर रास्ते में माल है तो रोक लेगा, अपना वापस मंगवा लेगा, रीसेल कर सकता है गुड्स को वापस मंगवा के, या वो क्या कर सकता है, अपने अधिकार में, लियन का, या लियन का मतलब है उसको अपने राइट में ले लेना, ठीक है। अगर किसी ने ऑब्लिगेशन अपनी पूरी नहीं की, डिस्चार्ज नहीं की ऑब्लिगेशन, तो उसको अपने राइट में ले लेना, ये होता है राइट ऑफ लियन, ये एक्सरसाइज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज, देखो ये सारे उसके क्वेश्चन आए हुए बिजनेस लॉ के, लेकिन अब जो 2018 का है उसमें बिजनेस लॉ नहीं है, तो मे बी अब आए मे बी ना आए। एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स। देखो एग्जांपल से समझो, आपके फ्रेंड ने, आपके फ्रेंड का क्या हुआ, जेआरएफ क्लियर हो गया, ठीक है, कॉमर्स में जेआरएफ क्लियर हो गया, उसने कहा चलो भी आ जाना मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, ठीक है, 5 बजे आ जाना तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। अब तुम 5 बजे पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड का क्या हुआ, उसके और फ्रेंड आ गए, वो उसको जबरदस्ती लेके चले गए, हमें पार्टी दे, तो वो उनके साथ चला गया। जब तुम घर गए 5 बजे तो वो था ही नहीं, तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुमने कहा मैं केस कर रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट, ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ये सोशल है, ठीक है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है ये, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको आप इन लॉ के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हो। तो कैसे डिस्चार्ज हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स खत्म हो सकता है कैसे, बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के थ्रू। मैंने आपको कहा मैं 3 लाख की आपको गाड़ी सेल करना चाहती हूँ, आपने कहा ठीक है मुझे पसंद है आपकी गाड़ी, मैंने आपको गाड़ी दी, आपने मुझे 3 लाख दिए, कहानी खत्म, तो ये हो गया परफॉर्मेंस। बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट आपस में कुछ डिसाइड कर लिया और डिस्चार्ज हो गया। बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, देखो मैंने, मेरा एक खेत है, ठीक है, मेरे फील्ड है, खेत है मेरा, ठीक है, मैंने कहा मैं आपको क्या दे दूंगी, राइस, राइस की मेरी फसल होगी, क्रॉप्स होगी, तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन बाढ़ आ गई, सारे राइस मेरे गए, तो इम्पॉसिबिलिटी में आप कैसे दूंगी आपको, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं हो, तो उससे भी डिस्चार्ज माना जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स जिसने, जब 2 पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ही डेथ होगी, ठीक है, एक ही डेथ होगी, तो ये भी क्या हो गया, इसको अब ऑटोमेटिकली ये डिस्चार्ज हो गया। या ए ने बी के पैसे देने थे, ठीक है, ए ने कहा कि मैं तुम्हारी
तुमसे मशीनरी खरीद लूंगा 10 लाख की, ठीक है, ए ने कहा बी को मैं 10 लाख की मशीनरी ले लूंगा और मैं पेमेंट दूंगा तुम्हें 3-4 महीने का टाइम दूंगा। बी ने कहा ठीक है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम कर लेंगे, फ्यूचर का हो गया ये। लेकिन जब ए क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया, अब ए के पास पैसे ही नहीं है तो वो देगा क्या, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स इसमें एक याद कर लो, डेथ का केस याद कर लो, ये इजी हो जाएगा। बाय ब्रेच तोड़ दिया किसी भी पार्टी में, तो तोड़ दिया तो भी डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ पे डैमेज का केस बन सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, परफॉर्मेंस से भी, ब्रेच से भी, या कोई नया नया कर दिया एग्रीमेंट, पुराना खत्म कर दिया, तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, डिमांड किसका फंक्शन है, सिंपल सा है, प्राइस का, प्राइस अप डिमांड डाउन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर था, ये मैं थोड़ा जल्दी करवा देती हूँ क्योंकि इजी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सभी को पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब एक फैक्टर में चेंज और दूसरे फैक्टर में चेंज, दो फैक्टर लेते हैं, जब एक हम ऊपर लेंगे एक लेंगे नीचे, ठीक है। जैसे डिमांड और प्राइस का लेते थे, क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या है देखो, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन सेल्स मींस डिमांड लगा लो, टू चेंज इन ए पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज इन ए पर्टिकुलर कॉस्ट, वैल्यू ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये सारे गलत है भी, आंसर आ जाएगा हमारा ये फर्स्ट है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड या सेल्स टू चेंज इन ए पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर या प्राइस। देखो ये डिमांड इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, देख लेना। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, देखो भी इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। ये कैसा होता है, ऐसे बनता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये टू गुड्स का कॉम्बिनेशन, ये इतनी गुड्स ली जा रही हैं, ये एप्पल है, इतने एप्पल, और ये है बनाना, इतने बनाना बाय हो रहे हैं, ठीक है। और कंज्यूमर क्या रहता है, इस पे इंडिफरेंट रहता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है वो, ये और ये भी ले सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसलिए इंडिफरेंट रहता है, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। हिग्स का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, हिग्स का, ठीक है। तो ये कैसा होता है, देखो स्ट्रेट लाइन बनी है, नहीं बनी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसा तो नहीं बना ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। अब कनकेव क्या होता है, कनकेव बनता है ऐसे, ये बनता है ऐसे, तो ये कन्वेक्स हो गया। द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन mu 0, mu इक्वल टू au, mu हाईएस्ट, au हाईएस्ट। देखो टोटल यूटिलिटी ये इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। तो ठीक इसके नीचे आओ, ये क्या है, इसको टच कर रही है, इट मीन्स ये 0 है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तब ये mu क्या होगी, 0 होगी। इसके 3 पॉइंट हैं, देखो tu इंक्रीज होगी तो mu देखो पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर है ना इस लाइन से, तो ये पॉजिटिव है। tu मैक्सिमम होगी तो mu क्या होगी, 0 आ गई। tu क्या होगी, ये डिक्लाइन होगी तो mu क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। mu क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये इंपॉर्टेंट है। tu मैक्सिमम वो 0, ये पॉजिटिव, जब तक ये इंक्रीज है ये पॉजिटिव है, ये डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव चलेगी। ये जो 0 वाला पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक। तो mu हमारी होगी 0। कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ नेसेसिटी, लग्जरी, कंफर्ट्स, कन्वेंशनल नेसेसिटी। देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। देखो कंज्यूमर सरप्लस होती है, कंज्यूमर जो चीज पे करना चाहता है, जिस गुड्स के लिए पे करना चाहता है, उसको वो गुड्स उससे कम प्राइस पे मिलेगी। देखो 5,000 किसी गुड्स के लिए देना चाहते हो, आपको वो चीज आप 5,000 देने को रेडी हो, बट आपको 4,000 में ही मिल गई, तो 1,000 रुपया यहाँ पे क्या होगी, कंज्यूमर सरप्लस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी अभी कोरोना में देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी डिमांड हो गई थी कि जो कंज्यूमर था वो ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार था, भाई उसकी लाइफ का सवाल है, ठीक है, उसकी लाइफ का सवाल है, तो वो ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार था। अगर उसको कम में मिल जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब लाइफ का सवाल है तो कौन सी गुड्स होगी, नेसेसिटी गुड्स, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स होती है जिसमें कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट, क्योंकि कंज्यूमर उसके लिए कितने भी पे करने को तैयार है। अब जिस पर्सन को एक सिलेंडर की जरूरत है वो 20,000 देने को भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, नेसेसिटी में। इन ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बैलेंस मीन्स, देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, विक्टर ब्रूम ने दी थी। एक्सपेक्ट, देखो ये लिखा भी हुआ है, अच्छा ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस देखो, ठीक है, ये पढ़ लेना, तो मैंने यही बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। जब उसके लाइफ का सवाल हो जाता है तो हाई प्राइस भी देगा। देखो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, विक्टर ब्रूम ने दी थी। एक तो पहले इसका ये नाम ही पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 कंपोनेंट दिए, ये थ्योरी इसी पे पूरी बेस्ड है, कंपोनेंट पे इसके 3 कंपोनेंट कौन से हैं, एक्सपेक्टेंसी,
इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक बैलेंस। अब देखो एक्सपेक्टेंसी क्या है, देखो इज द इंडिविजुअल बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू इंटेंडेड परफॉर्मेंस। देखो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं इतनी मेहनत करूंगी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इंस्ट्रूमेंटली में क्या होता है, इज द बिलीव दैट ए पर्सन विल रिसीव ए डिजायर्ड आउटकम इफ द परफॉर्मेंस। मैंने इतनी मेहनत कर ली और मेरे को वो डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है, मेरे को लगता है ऐसा मिलेगा। फिर बैलेंस, अगर हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लें, प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। भाई पर्सन किस लिए मेहनत करता है, ताकि उसकी सैलरी इंक्रीज हो, ठीक है। फिर वो मेहनत करेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, वो सैलरी इंक्रीज हुई तो उसने उसके लिए स्ट्रेंथ जो लगाई, वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, उसकी प्रेफरेंस पे, इंडिविजुअल प्रेफरेंस। देखो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्या चाहिए होती है, सैलरी। किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, सैलरी काफी है, उनको उनको क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, मेंटली सेटिस्फैक्शन चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। सबकी अपनी अपनी, देखो वर्कर्स है तो सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है, जो एम्प्लॉय हैं सबकी अपनी अपनी। जो हायर लेवल पे होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन, प्रेज, रिवॉर्ड, ये चीजें उनका नाम हो, रिकॉग्निशन हो, वो चाहिए होती है। जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको सैलरी ज्यादा चाहिए होती है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, वो कितनी प्रेफरेंस देता है आउटकम को, ठीक है, उसको उससे उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब मेरा बिजनेस, मुझे पता लग गया एक एम्प्लॉई है उसको पैसे से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मैं उसको कैसे मोटिवेट करूंगी, उसकी सैलरी बढ़ा के। अब एक ऐसा एम्प्लॉई है, मुझे पता लग गया उसके पास बहुत पैसा है, उसे पैसा मोटिवेट नहीं करता, उसे क्या मोटिवेट करती है, रिकॉग्निशन। उसने अच्छा काम किया तो मैंने क्या किया, उसका नोटिस बोर्ड पे नाम लगा दिया, जो मेरी मैगजीन है फ्रंट पेज पे उसकी फोटो आ गई, तो देखो ये भी अच्छा काम करेगा, इसको पैसे मिल गया, अब ये भी अच्छा काम। तो एक मैनेजमेंट, एक कंपनी का ये देखना होता है कंपनी को कि हमारे एम्प्लॉयज को क्या चीज मोटिवेट करती है, फिर उस अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे। पूरी थ्योरी करवा दी मैंने ये, ठीक है। आंसर आ गया हमारा फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। शॉर्ट में करवा दी। कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व्स था, कैपिटल बस्टिंग, देखो कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है, आप फिक्स एसेट में पैसा लगाते हो और पैसा बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी तो आप इसको इमीडिएटली क्या कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, सेल नहीं कर सकते इसको इमीडिएटली, क्योंकि अगर सेल करोगे तो बहुत लॉस होता है। तो ऐसे डिसीजन होते हैं इरिवर्सेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एमसीक्यू है इसलिए करवा दिया। इरिवर्सेबल डिसीजन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैसे डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। थर्ड डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, ये एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट्स विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, डिविडेंड का क्या फॉर्म नहीं है, इससे ही पता लग रहा है। ऑप्शनल ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें इंटरम जो बीच में दिया जाएगा, कंपोजिट दो कोई मिक्स कर दिए। जीरो डिविडेंड का मतलब क्या है, नो डिविडेंड, तो ये जीरो डिविडेंड ये फॉर्म नहीं है। प्राइस रेशो, ये मेथड, इसको क्या कहते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड, इसको क्या कहते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड। नेक्स्ट है मार्केटिंग सेगमेंटेशन, भैया तुम थोड़ा गूगल कर लेना, इसमें कुछ इतना है नहीं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन शुड बी फॉलोड बाय द टारगेटिंग। देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, मार्केट को पार्ट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, मार्केट सेगमेंटेशन होगी। ये बना दी, मार्केट सेगमेंटेशन कर दिया मैंने। टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसको कहते हैं एसटीपी, सेगमेंट टारगेटिंग पोजीशनिंग। पोजीशनिंग एक्टिविटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये सब किस लिए करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस नहीं, कंट्रोल नहीं, बिजनेस मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइस नहीं, सर्विस, ये सारे ही आ जाएंगे। अब सर्विस में भी क्या है, जो 3 एक्स्ट्रा पी ऐड किए हैं, पीपल, फिजिकल, एविडेंस, प्रोसेस, वो सर्विस से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो सारे आ जाएंगे इसमें। विच इज नॉट द पी ऑफ मार्केटिंग, का कौन सा पी नहीं है, 4 पी है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पॉलिसी नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, पॉलिसी नहीं है। 4 है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। किसने दिए थे, इंपॉर्टेंट, अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है, मैकार्थी ने। किसने दिए थे ये 4 पीस, मैकार्थी ने। नेक्स्ट है इंटरनेट मार्केटिंग डज नॉट डील। देखो इंटरनेट मार्केटिंग में क्या है, क्या नहीं है, डील, क्या नहीं पूछा है तो एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, बाकी आ जाएंगे एडवर्टाइजिंग। पर्ट एंड सीपीएमआर, पर्ट एंड सीपीएम क्या है, नेटवर्क टेक्निक, असाइनमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन
टेक्निक, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन की टेक्निक है। ये बेसिकली यूजीसी नेट मैनेजमेंट में जो ये आता है, डिटेल में आता है, हमारे कॉमर्स में ये शॉर्ट में आता है, ठीक है। आपको ये कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में मिल जाएगा। देखो पर्ट की पहले फुल फॉर्म, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। पहले इसकी फुल फॉर्म ये हो गया पर्ट। ये एक मॉडल है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ये देखा जाता है, जो कंप्लीशन इन टास्क इन्वॉल्वड इन कंप्लीटिंग ए गिवन प्रोजेक्ट, स्पेशली द टाइम नीडेड टू कंप्लीट इट टास्क, कि किसी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो जैसे आपने किया भी होगा, ये ए इवेंट होगी, ऐसे ये बी थी, ऐसे इधर सी आ गई, ठीक है। तो इसमें 2 एक्टिविटी, इसमें 3, ऐसे डायग्राम शायद किया भी होगा, यहाँ डी आ गया इवेंट ऐसे, ठीक है। ये पार्ट सीपीएम के डायग्राम सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो इनमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो भी बता दूंगी, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम, इसमें फोकस किस पे रहता है, टाइम पे। पार्ट में किस पे फोकस रहेगा, टाइम पे। अब सीपीएम देखो, ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कहते हैं। ये भी शेड्यूलिंग प्रोसीजर है, यूजर नेटवर्क है, जो बताता है शेड्यूल सीक्वेंस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट विच आर नोन एज पाथ, ठीक है। अभी ये और ये सेम लग रहा है तुम्हें, अब डिफरेंस बताती हूँ। ये तो टाइम पे फोकस करता है, ये फोकस करता है रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो यूज होता है, ये होता है एक्सपीरियंस, जहाँ एक्सपीरियंस हो पर्सन को, मैनेजमेंट को जहाँ एक्सपीरियंस हो, या ओल्ड प्रोजेक्ट में कह सकते हो आप। ये कहाँ यूज होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है मोस्टली, थोड़ा बहुत में डिफरेंस है, बाकी काफी हद तक सिमिलैरिटी भी रहती है इनमें, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक्स होगी। देखो मैं इतना ही बता सकती हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक हैं, तो एमसीक्यू में तो ये इतना ही होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइड, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक मेथड है अचीव द बेस्ट आउटकम। आपको बेस्ट आउटकम चाहिए, बेस्ट आउटकम कैसे चाहिए, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो और कॉस्ट आपकी क्या आए, कम आए, ठीक है। ये क्या है, एक मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन, ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑफ द वेरिएबल, ऑप्टिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट, दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम। एक्चुअल में जो ये सारे हैं ना, ये हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड, लेकिन आजकल कॉमर्स में भी मैनेजमेंट के टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बीसीजी मैट्रिक्स है, मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क है, ये सारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में आते हैं, बट ये सारे इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन में आते हैं वैसे, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, पर्ट, सीपीएम, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कॉमर्स में भी सब आ रहा है। एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम क्या होता है, देखो टीक्यूएम, टी से टोटल, क्वालिटी, मैनेजमेंट। टोटल का मतलब, अगर देखो हम एक एक वर्ड पे फोकस करें ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। टोटल का मतलब होता है कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा इसमें। क्यों मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है एक तरफ से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, ऐसी क्वालिटी हो कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। एम से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स मेंटेन करना, मेंटेनेंस, जो आपने क्वालिटी दे दी, अब नेक्स्ट टाइम उससे लो क्वालिटी होगी तो कोई लेगा नहीं, लेगा ना। तो जो आपने क्वालिटी पहले दे रखी है उससे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये फोकस करेगा क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करेगा, उससे कम नहीं होगी। तो मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट, तो ये क्या बताता है, टीक्यूएम बताता है फोकस ऑन कस्टमर, फोकस ऑन कस्टमर, कस्टमर पे फोकस करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इस क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना, या कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कह सकते हो, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये टीक्यूएम है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। देखो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, सप्लायर क्वालिटी पे फोकस करेगा, पार्टनर सारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। देखो टीक्यूएम के बारे में लिखा भी हुआ है, ठीक है। थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैनेजमेंट की अप्रोच है, लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू लेनी है। इसमें प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाएगा, प्रोडक्ट जो सर्विस है उसको भी, हर चीज़ को क्या करने की कोशिश की जाती है, इम्प्रूवमेंट की जाती है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो देख सकते हो, ये क्वालिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, डिफेक्ट को पता लगाना, डिफेक्ट का, क्वालिटी को मेजर करना, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग, ये सारे इसके वो हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हमारे सारे आ जाएंगे आंसर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।